गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि इसके पहले मैंने प्रोज के दो महत्वपूर्ण चैप्टर्स इन द एन्चेंटेड पुल और ए लेटर टू गॉड बहुत ही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहा है। आज मैं आपको प्रोज का थर्ड चैप्टर द गंगा, जिसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह प्रोज का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ध्यान देंगे, यह बहुत ही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेंगे। टोटल वीडियो आप देखिए ध्यान से। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस और अनसीन पैसेज इंपॉर्टेंट्स हैं, उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके ऑथर के बारे में जानना जरूरी होता है कि वो ऑथर कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अबाउट द ऑथर, अबाउट द ऑथर का मतलब होता है लेखक के बारे में। अबाउट द ऑथर का मतलब क्या होता है? लेखक के बारे में। तो ध्यान देंगे, अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में आप ध्यान देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वॉज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वह सच्चे रूप में आधुनिक भारत के एक निर्माता थे। ही वॉज ऑल्सो ए वेल नोन राइटर, वह एक सुप्रसिद्ध लेखक भी थे। हिज फेमस बुक्स आर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। उनकी मित्रों, उनकी दो किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की दो ही किताब महत्वपूर्ण रही हैं। कौन कौन? ध्यान देंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरा ये दो किताबें बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज और ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास का झलक, विश्व इतिहास का झलक। तो इनके बारे में लिखा गया है कि उनकी सबसे प्रसिद्ध किताबें कौन कौन हैं? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज और ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलक एंड ऑटोबायोग्राफी और उनकी आत्मकथा। ही वॉज ए मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से एक रहे हैं। अब आप ध्यान देंगे, अबाउट द लेसन, अबाउट द लेसन का मतलब होता है मित्रों पाठ के बारे में। लेसन का मतलब क्या होता है? पाठ। अबाउट मीन्स क्या होता है? बारे में। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान देंगे। मैं एक चैप्टर को, मैं एक पैरा को ध्यान से आपको बता रहा हूँ। आप सभी सुधी पाठकों से मेरा गुजारिश है कि ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे। द गंगा is an extract from the last will and testament of पंडित जवाहरलाल नेहरू। द गंगा extract मुद्रित है फ्रॉम द लास्ट विल ऑफ टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतिम वसीयत और उनकी इच्छा का यह क्या है? एक उद्धरण है जिसका नाम है द गंगा। द गंगा से लिया गया है। He expresses his gratitude to the people of India for their love and affection। वह भारत के लोगों के प्रेम और स्नेह के प्रति क्या हैं? कृतज्ञ हैं, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं, जाहिर करते हैं। He is also grateful to his colleagues, वह अपने सहपाठियों के भी क्या हैं? ऋणी हैं। Who were his fellow partner, जो उनका हमेशा सहपाठी के रूप में साथ दिए हैं। नेहरू wants, नेहरू चाहते हैं that his body should be cremated after his death, चाहते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी का दाह संस्कार कर दिया जाए। ही विशेष, वह चाहते हैं दैट हैंडफुल ऑफ हिज एसेज बी इमर्ज्ड इन द गंगा एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम शुड बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड। उनकी इच्छा है मित्रों, एसेज का मतलब होता है राख। एसेज का मतलब क्या होता है? राख। और हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, एक मुट्ठी राख। एक मुट्ठी, ध्यान देंगे। यानी नेहरू वांट्स, नेहरू चाहते हैं दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ, उनके मरने के बाद उनकी बॉडी का दाह संस्कार कर दिया जाए। ही विशेष, वह चाहते हैं दैट हैंडफुल आप ही जैसे, यानी उसकी उनके शरीर से जली राख की एक मुट्ठी राख
बी इमर्स्ड इन द गंगा, गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और शरीर से जली हुई राख जितनी बची हुई है वह मेजर पोर्शन या अत्यधिक भाग इस शुड बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड, किससे? किसानों के खेत में, यानी खेतों में क्या कर दिया जाए? उस राख को बिखेर दिया जाए। स्कैटर्ड में क्या होता है? बिखेरना। तो यह आप फिर से ऐसे समझ लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने वसीयत में लिखे हैं कि यदि मैं मर जाता हूँ, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी बॉडी को डिस्पोज कर दिया जाए, मेरी बॉडी को दाह संस्कार कर दिया जाए, लेकिन एक मुट्ठी राख गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए और शेष जो बची अधिकांश राख हैं मेरे शरीर की जली राख, उसको क्या किया जाए? भारत के किसानों के खेतों में उसको स्कैटर कर दिया जाए, यानी बिखेर दिया जाए। यह उनकी लास्ट विलिंग थी, किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप ध्यान देंगे, अब आप ध्यान देंगे, मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। कितनी बड़ी बात कहा है पंडित नेहरू ने कि आई हैव रिसीव्ड सो मच, मैंने अत्यधिक रूप में प्राप्त किया है। रिसीव का मतलब है प्राप्त करना। प्राप्त किया है क्या भाई? लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन। ध्यान देंगे, एक में लिखा है लव एंड अफेक्शन, इसकी हिंदी होती है मित्रों स्नेह एवं प्रेम। क्या होती है? स्नेह एवं प्रेम। यानी पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि आई हैव रिसीव्ड सो मच, मैंने बहुत अधिक प्राप्त किया है। क्या? लव एंड अफेक्शन, यानी प्रेम और स्नेह को प्राप्त किया है। किससे? फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के द्वारा मैंने बहुत ही अधिक स्नेह और प्रेम को प्राप्त किया है। दैट नथिंग आई टू डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन। तो क्या क्या कर रहे हैं कि मैंने इतना प्राप्त किया है भारतीय लोगों से स्नेह और प्रेम कि मैं उसका एक अंश भी चुकता नहीं कर सकता। नथिंग, कुछ नहीं, दैट आई टू डू कैन रिपे, चुकता करना, भुगतान करना, इवन स्मॉल फ्रैक्शन, यानी उसका एक छोटा अंश भी हम भुगतान नहीं कर सकते हैं। एंड इंडीड, और सचमुच, देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस, और सचमुच वह इतना बहुमूल्य उपहार है जो भारतीय नागरिकों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, वह चुकाने योग्य नहीं है, क्योंकि ए थिंग ऑफ एक्शन, जो प्रेम हमें बहुमूल्य रूप में प्राप्त हुए हैं। मैनी हैड बीन एडमायर्ड, बहुत नागरिकों के द्वारा, बहुतों के द्वारा मेरी प्रशंसा की गई। सम हैड बीन रिवार्ड, बट the affection of his classes of the Indian people has come to me in such adamant measure that I have been overwhelmed by। कह रहे हैं कि बहुतों के द्वारा मेरी प्रशंसा की गई, बहुतों ने मुझे सम्मान दिया, और उस सम्मान के द्वारा जो भारतीय नागरिकों के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है वह इतना अधिक हुआ है कि मैं उसको देख करके भाव विभोर हो जाता हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल एक ही आशा व्यक्त कर सकता हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल एक ही आशा व्यक्त कर सकता हूँ दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, शेष बचे वर्षों में, आई मे लिव, यदि मैं जीवित रहता हूँ तो आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई इंडियन पीपुल, ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शन। तो मैं उन भारतीय नागरिकों और भारतीय लोगों के प्रेम के अयोग्य साबित नहीं होऊंगा। अर्थात फिर सुन लीजिए, वह कहते हैं कि मैं सिर्फ एक ही आशा व्यक्त कर सकता हूं कि यदि मेरे जीवन के शेष बचे वर्षों में यदि मैं जीवित रहता हूं तो मैं अपने भारतीय नागरिकों, अपने लोगों के प्रति अयोग्य साबित नहीं होगा। एंड अफेक्शन, उनके स्नेह के, मैं उनके स्नेह के, उनके विश्वास के, उनके प्रेम के अयोग्य साबित नहीं होऊंगा। ये ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शेष बचे वर्षों में मैं आपके विश्वास के अयोग्य साबित नहीं होऊंगा। आगे ध्यान देंगे दूसरा पैरा। टू माई इनरेबल कॉमरेड्स and colleagues, I owe an even deeper debt of my gratitude. We have been joint partners in great undertakings and have shared the triumphs and sorrow which
इनविटेबली accompany them। ध्यान देंगे, टू माई इनविटेबल का मतलब होता है असंख्य, यानी अत्यधिक मात्रा में। कह रहे हैं कि टू माई इनविटेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मेरे अत्यधिक सहपाठी, मेरे मित्र हैं जो असंख्य हैं, अधिक संख्या में हैं, आइयो मैं उनका भी ऋणी हूँ। एंड इवन डीपर डेप्थ टू ग्रैटिट्यूड, हृदय से कृतज्ञता को जाहिर करता हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, हम लोग संयुक्त पार्टनर रहे हैं इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, और हिस्सा लिए हैं। एंड शेयर द टीम्स ऑफ सारो, वो मेरे दुख और विजय में हमारे साथ रह करके मेरा सहयोग प्रदान किए हैं। ऐसे मित्रों का भी, ऐसे सहपाठियों का भी मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ। विच इनविटेबली accompany them, जो हमारे साथ घनिष्ठ रूप में लगे रहे और मेरा कोऑपरेट करते रहे। आगे देखिए, ध्यान देंगे, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड, मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी का दाह संस्कार कर दिया जाना चाहिए। इफ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, जब मैं विदेश में मरता हूं, इफ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, जब मैं विदेश में मरता हूं तो माई शुड बी क्रिमेटेड देयर, मेरे बॉडी का वहां दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरे राख को कहाँ भेजा जाए, इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, एक मुट्ठी राख इलाहाबाद की गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और बची शेष ज़्यादा राख जो बची है उसको देम डिस्पोज, निपटा दिया जाए। आप इन द माइनर्स इंडिकेटेड बिलो, जैसा कि मैं नीचे आपको बताया हूँ। नो पार्ट ऑफ दिस शुड बी रिमेंड और प्रिजर्व, मेरे शरीर के बचे राख को नहीं सुरक्षित किया जाए, नहीं रखा जाए। अर्थात फिर ध्यान से सुन लीजिए, वसीयत में उन्होंने, टेस्टामेंट यानी वसीयत में लिखा उन्होंने कि यदि मैं विदेश में मरूं, यदि मैं मरूं तो मेरी इच्छा है कि मेरी बॉडी का दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि मैं विदेश में मरता हूं तो मेरे बॉडी को वहां डिस्पोज कर दिया जाए, निपटा दिया जाए, और मेरे राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। मेरी इच्छा है कि एक मुट्ठी राख इलाहाबाद की गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, और जो बाकी बचे राख हैं उसको नीचे जैसा मैंने उद्धृत किया है उस हिसाब से कर दिया जाए। मेरे शरीर का कोई भी राख नहीं बचाया जाए और नहीं उसको सुरक्षित रखा जाए। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, मेरी इच्छा है कि इलाहाबाद के गंगा नदी में एक मुट्ठी राख क्या कर दिया जाए, थ्रोन, फेंक दिया जाए। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, रिलीजियस का मतलब होता है मित्रों धार्मिक। ध्यान देंगे, और सिग्निफिकेंस नेहरू कहते हैं कि नो रिसिग्निफिकेंस, बिना किसी धार्मिक महत्व के। फिर सुन लीजिए, मेरी इच्छा है कि इलाहाबाद की गंगा नदी में हमारे एक मुट्ठी राख को प्रवाहित कर दी जाए जिसमें मेरी कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जैसा कि मैं इसे समझ रहा हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन दिस मैटर, मेरा कोई इस मामले में कोई जातिगत भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड, मैं जुड़ा रहा हूँ। अटैच का मतलब होता है जुड़ा रहना। मैं जुड़ा रहा हूँ टू द गंगा नदी से एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, यानी मैं इलाहाबाद के जमुना और गंगा नदी से जुड़ा रहा हूँ। कब से भाई, इवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद के गंगा नदी और जमुना नदी से जुड़ा रहा हूँ। एंड एज हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट, यह मेरा जुड़ाव हैज ऑल्सो ग्रोन, बढ़ता गया। आई हैव वॉज देयर वेरिंग मूड्स, मैंने देखा है देयर वेरिंग मूड्स, उसके बदलते हुए स्वभाव को, उसके बदलते हुए स्वरूप को। एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे मौसम बदलता रहा है। अब सीजन मूड्स का चेंज का मतलब क्या होता है मित्रों, यानी कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी जाड़ा, ऐसे मौसम में भी मैंने गंगा नदी को उनके बदलते हुए स्वरूप को देखा है। एट द सीजन्स चेंज, जैसे जैसे मौसम बदलते रहे हैं। एंड ऑफन, ऑफन का मतलब होता है प्रायः, बहुधा, यानी मैंने प्रायः थॉट, सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास को, एंड मिथ, पौराणिक कथाओं को, एंड ट्रेडिशन, परंपराओं को, एंड सॉन्ग्स, गीतों को, एंड स्टोरी, कहानी को।
दैट हैव बिकम अटैच्ड, जिससे मैं जुड़ा रहा हूँ, टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेज, लंबे समय से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, वो उसके बहते हुए जलों के साथ क्या रहे, उनके भाग रहे हैं। फिर ध्यान देंगे अगला पैरा, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। स्पेशली का मतलब होता है मित्रों विशेष रूप से, यानी गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलबेड ऑफ हर पीपुल, वो अपने भारत के लोगों के प्रिय रही है, अपने नागरिकों के प्रिय रही है। एंड राउंड विच आर इंटरट्वीन हर रेशियल मेमोरीज, जिसके साथ इंटरट्वीन गुथी हुई है हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जातिगत यादें, हर होप्स उसकी आशाएं, एंड फियर्स उसके डर, हर सॉन्ग्स ऑफ टेम्स विजय के गीत, हर विक्ट्रीज उसकी विजय, एंड हर डिफीट्स उसकी पराजय। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया ए लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वो भारत की एक प्राचीन काल की क्या रही है, प्राचीन समय की सभ्यता और संस्कृति की एक प्रतीक रही हैं। एवर चेंजिंग, बदलते हुए, एवर फ्लोइंग, बहते हुए, एंड फिर, एंड एट का मतलब फिर भी, एंड एट फिर भी, एवर द सेम गंगा, यानी वही गंगा है। ध्यान देंगे, वह भारत की एक सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक रही हैं। सिंबल का प्रतीक होना, उनके बदलते हुए स्वभाव, उनके बहते हुए पानी, फिर भी वही सेम गंगा है। शी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती हैं, शी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती हैं, ऑफ द स्नो कवर्ड। स्नो कवर्ड का मतलब होता है बर्फ से ढकी हुई। ध्यान देंगे, राइटर कह रहे हैं कि शी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती है, आप द स्नो कवर्ड पिक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों को, एंड द डीप वैलीज, गहरी घाटियों का हिमालय, हिमालय की गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी हुई चोटियों को याद दिलाती हैं। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। एंड ऑफ द रिच, एंड ऑफ द रिच एंड द वास्ट प्लेन्स बिलो, जिनके जो उपजाऊ और क्या है प्लेन, यानी उपजाऊ और उर्वरा वो जो ज़मीन रही है, उसके साथ मेरा बहुत ही लगाव रहा है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैज़ बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन और मेरे कार्य संपन्न हुए हैं। तो मित्रों, आज ये पैरा मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, आगे भी ध्यान देंगे। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, एंड डार्क एंड ग्लोइंग and full of mystery as the evening shadows fall, a narrow, slow and graceful stream in winter, and a fast running thing during the monsoon, broad bosomed almost as the sea, and with something of the sea's power up to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past India, running into the present and flowing ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर। ध्यान देंगे, स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराते हुए, एंड डांसिंग, नाचते हुए, नाचने का मतलब यहाँ प्रभावित होते हुए, इन द मॉर्निंग सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में उषा काल के समय गंगा नदी प्रभावित होते हुए, मुस्कुराते हुए और डांस करते हुए, नाचते हुए, एंड डार्क एंड ग्लोमिंग एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, जो रहस्य से भरी हुई हैं, जो अंधेरे प्रकाश में भी चमकते हुए, एंड द इवनिंग शैडोज, सायंकाल में फॉल एंड नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम ऑफ वाइट विंटर, यानी जाड़े के समय भी यह अपनी धारा को प्रभावित करते हुए, एंड ए वास्ट रोरिंग, एक तेज गर्जना के साथ, ड्यूरिंग द मानसून के दौरान, ब्रॉड भुजन, चौड़ी छाती किए हुए, ऑलमोस्ट जद्दब किया द सी, समुद्र भी, विद द समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय। द गंगा हैज़ बीन ए मोस्ट सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट इंडिया। यह गंगा नदी उन अतीत की यादों को याद दिलाते हुए उसका एक प्रतीक रही हैं, एंड द मेमोरी ऑफ द पास्ट इंडिया, उस भूतकालीन भारत यानी गत भारत की भी याद दिलाती है। रनिंग, दौड़ते हुए, इन द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग, यानी वर्तमान में दौड़ते हुए और बहते हुए, ऑन द ग्रेट इन द फ्यूचर, और भविष्य में जाकर समुद्र में समाने की प्रक्रिया को संपादित करने का कार्य गंगा नदी करती हैं। तो मित्रों, आज बस इतना ही। मैं नेक्स्ट पैरा कल ख़त्म करके इसके क्वेश्चन लिखवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।